नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और आज महाटक्कर एक ऐसे विषय पर जो न जाने कितने दशकों से हिंदुस्तान के दिलो दिमाग पर रहा है। जी हां, 26 जून 1975, 43 साल पहले आज ही के दिन हिंदुस्तान के आकाश में सूरज तो चमक रहा था, पर लोकतंत्र के सूरज पर इमरजेंसी का ग्रहण लगा था। जब एक जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार की मुखिया संवैधानिक तानाशाह बन गई थी और कैबिनेट उसकी कठपुतली। आजादी के बाद सिर्फ 28 साल की उम्र पूरी करने वाला लोकतंत्र सत्ता पर काबिज चंद नेताओं का बंधक बन गया था। जनता के अधिकार के पर कतर दिए गए थे। जिसने विरोध किया, चाहे वो नेता हो या फिर आम आदमी, उन्हें रातों रात जेल में बंद कर दिया गया था। इमरजेंसी तो 21 महीने बाद खत्म हो गई। जनता ने इंदिरा गांधी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाकर आजादी से मनमानी करने की लोकतांत्रिक सजा दे दी थी। 43 साल बाद इमरजेंसी को लेकर आज मोदी सरकार और कांग्रेस आमने सामने है। लोकतंत्र की लड़ाई में एक दूसरे पर आरोपों का नया दौर चल रहा है। हमारे साथ आज की टक्कर में बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी होंगे और कांग्रेस की तरफ से प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। लेकिन बहस की शुरुआत करने से पहले एक बार हम आपको लिए चलते हैं 43 साल पहले। 1 मिनट में उस दौर की पूरी तस्वीर देखिए जिसे आज भी भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय कहा जाता है। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों पर ये जो काला धब्बा लगा है, देश ने कभी सोचा तक नहीं था हिंदुस्तान को जेल खाना बना देंगे। आजादी के मानी क्या है, लोकतंत्र के सच्ची मानी क्या है, देश का हित कहाँ है, इन चीजों को जब हम भूल जाते हैं तब असली आजादी को खतरा होता है। आज के औरंगजेब मोदी जी ने तो स्वयं की पार्टी सहित पूरे प्रजातंत्र को बंधक बना लिया। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने इमरजेंसी लगाई, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने इम्पीचमेंट लाया बेबुनियाद। हिटलर से भी ज्यादा वो काला दौर इमरजेंसी का लोगों ने देखा है। आज भी उस दौर को अगर वो याद करते हैं तो खौफ के साये में आ जाते हैं वो लोग। बहुत सी चीजें कहना सिर्फ यही है, मरते को तिनके का सहारा। 43 साल बाद नए सिरे से क्यों इमरजेंसी का नाम लिया जा रहा है? किन शब्दों में कर रहे हैं नरेंद्र मोदी प्रहार कांग्रेस पर 43 साल बाद? सुनिए, हम आपको यह भी सुनाते हैं कि इंदिरा गांधी ने उस वक्त किन अल्फाजों का इस्तेमाल किया था अपने आप को सही ठहराने के लिए। शायद पहली बार आप देखेंगे फेस ऑफ इंदिरा गांधी वर्सेस मोदी इमरजेंसी पर। सुनिए। भारत के लोकतंत्र के इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों पर ये जो काला धब्बा लगा है, उनकी आलोचना करने के मात्र के लिए हम काला दिन नहीं मनाते हैं। देश ने कभी सोचा तक नहीं था कि सत्ता सुख के मोह में, परिवार भक्ति के पागलपन में, लोकतंत्र और संविधान की बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग हिंदुस्तान को जेल खाना बना देंगे। जो असाधारण स्थिति चल रही थी महीनों नहीं बरसों से, उसको थामने के लिए ये कदम हमने लिया। लेकिन आजादी को खतरा तब होता है जब आजादी के मानी क्या है, लोकतंत्र के सच्ची मानी क्या है, देश का हित कहाँ है, इन चीजों को जब हम भूल जाते हैं तब असली आजादी को खतरा होता है। तो इंदिरा गांधी की भी बात आपने सुनी, नरेंद्र मोदी की भी सुने। अब आइए आपको लिए चलते हैं आज के प्रवक्ताओं के सामने, क्योंकि डॉक्टर संबित पात्रा ये कहते हैं कि हिटलर है इंदिरा गांधी, तो दूसरी तरफ रणदीप सुरजेवाला जवाब देते हैं कि औरंगजेब है मोदी। ये भी एक वक्त है, सुनिए। इमरजेंसी के समय कांग्रेस ने एक नारा दिया था, इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से जर्मन लोगों ने जो नाजी पार्टी के थे
उन्होंने हिटलर के लिए हेल हिटलर कहा था कि हिटलर ही सर्वस्व है, ठीक उसी प्रकार एक हिटलर शाही भारतवर्ष में बढ़ाने की काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। ये भूल गए कि औरंगजेब ने तो केवल पिता को बंधक बनाया था, पर 49 महीने के एक घोषित आपातकाल में आज के औरंगजेब मोदी जी ने तो स्वयं की पार्टी सहित पूरे प्रजातंत्र को बंधक बना लिया। अब चलिए सवाल दागना शुरू करते हैं। जनता भी तैयार है, इसमें से कई लोग सवाल पूछना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं। जरा ये समझाइए सर, 43 साल बाद इमरजेंसी पर जिक्र करना, वो भी चुनावी साल में काला दिवस मनाना, सबका एक सुर में बोलना, क्या हुआ है? क्या ऐसी आपातकाल आ गई है चुनावों को लेकर कि बीजेपी को यह स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ रही है? देखिए, इसमें स्ट्रेटजी का विषय नहीं है। जैसे हम अच्छी चीजों को याद करते हैं कि इतिहास में यदि देश को उपलब्धियां मिली थी, स्वतंत्रता दिवस हुआ, गणतंत्र दिवस हुआ, गांधी जयंती हुई, परंतु उसी के साथ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि देश में कहां कहां गड़बड़ हुई थी। अभी इंदिरा जी को बोलते दिखाया गया कि जब असाधारण परिस्थितियां आ जाएं, क्या थी वो असाधारण परिस्थितियां? नंबर 1, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उनका चुनाव निरस्त कर दिया था, सर्वोच्च न्यायालय से स्टे नहीं मिला था, संसद में रहने की योग्यता 6 साल के लिए चली गई थी। नंबर 2, गुजरात में इमरजेंसी से 15 दिन पहले हुए चुनावों में कांग्रेस पार्टी हार गई थी, विपक्ष की स्पष्ट बहुमत से सरकार बन गई थी। और नंबर 3, बिहार में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में एक विराट आंदोलन खड़ा हो गया था और जिसने कि बिहार में विधानसभा तक का घेराव कर लिया था। और नंबर 4, अपने बेटे को स्थापित करना था। ये असाधारण परिस्थितियां थी। नहीं, हिस्ट्री की क्लास क्यों सर? ये हिस्ट्री की क्लास की जरूरत क्यों पड़ रही है? हिस्ट्री की क्लास की जरूरत इसलिए है हाँ। कि जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, कभी याद रखने की बात है हाँ। कि कोई जुडिशरी को ओवर पावर न करने पाए। हाँ। चुनावी हार को ईमानदारी से स्वीकार करें, ये नहीं कि हम चुनाव हारना शुरू कर रहे हैं तो अब हम कैसे संवैधानिक उपकरण का दुरुपयोग करेंगे। और उसके बाद आपको पता है 4 जजेस को सुपरसीड करके चीफ जस्टिस बनाया गया था। तो इस प्रकार की चीजें हुई और आज भी जनता जागरूक रहे, क्योंकि आज तो भारत की 2/3 जनता को तो पता ही नहीं, वो सब हम लोग की भी मेमोरी में नहीं है कि इमरजेंसी में क्या हुआ था। इसलिए याद दिलाना जरूरी है ताकि भविष्य में वो गलतियां ना हो, क्योंकि इतिहास भूलने वाले इतिहास को दोहरा देते। क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप ये कहेंगे कि भारत हम शर्मिंदा है, इमरजेंसी की याद आज भी जिंदा है? मैं तो शर्मनाक उस बात को मानती हूँ, मैं तो शर्मनाक उस बात को मानती हूँ कि जिन लोगों ने अघोषित आपातकाल लगाया हुआ है इस देश में, और जो मुद्दे आज ये 4 उन्होंने मुद्दे रेज किए हैं, उन 4 मुद्दे, क्योंकि आपने कहा देश की 2/3 जनता नहीं जानती है, उनके सामने मैं कुछ पक्ष ऐसे भी लाना चाहती हूँ जो देश की जनता को जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपने कहा विधानसभा को घेरा था। क्या आप लोग सिर्फ विधानसभा को घेरने पे रुक गए थे? क्या ये सच्चाई नहीं है कि जेपी नारायण जी ने उस समय पर ये बिल्कुल घोषणा की थी, सरकारी कर्मचारियों से लेकर सेना बल को, सेना बल से लेकर बाकी सारे जो कार्यरत थे सरकार चलाने में, उनको कि आप लोग सारे काम छोड़ दो, युवाओं को कहा था हमें पढ़ाई छोड़ दो और सब लेकर पहुंच जाओ पार्लियामेंट और इनकी सरकार को गिरा दो। यह वही सरकार थी जो देश की जनता चुनकर लाई थी। आपने कहा था कि रेवोल्यूशन होगा, रिबेलियन होगा, तो संविधान बकायदा हमें ये प्रावधान देता है कि अगर एक्सटर्नल थ्रेट होता है देश को, या एक इंटरनल थ्रेट होता है जहां पे देश के संविधान को दरकिनार कर जहां पे देश की जनता की चुनी हुई सरकार के अगेंस्ट रेवोल्यूशन डिक्लेयर कर अगर आप अपना राजनीतिक रोटी से सेकना चाहते हैं तो वो गलत होगा। तो उस समय पर बिल्कुल इमरजेंसी लगी थी, और इमरजेंसी सिर्फ उस समय नहीं लगी थी, 1965 में भी लगी थी, 1971 में भी लगी थी। ये जानना ज़रूरी है और देश की जनता को ये भी जानना ज़रूरी है कि बिहार में न केवल सिर्फ विधानसभा को घेरा गया था, वहाँ पे एक इलेक्टेड एमपी को बॉम्ब से उड़ा दिया गया था। ये जानना भी बहुत जरूरी है। तो सबको उठा के जेल में भर दो। एक मिनट मैं कंप्लीट कर लूं। देखिए, आपने उनको बीच में नहीं रोका था, मैं कंप्लीट कर। चलिए बोल लीजिए। दूसरा पॉइंट, हम बार बार बात करते हैं कि हाँ जेल में भरा था, एक्सेसेस हुए थे, कहीं अति हुई थी। क्या ये सच्चाई नहीं है कि जब आपातकाल उठाया गया था तो वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन की जो बात कर रहे हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ था। उन्होंने जो देश की जनता ने इंदिरा गांधी जी के लिए डिसीजन लिया था कि सरकार के बाहर होंगी, वो सरकार के बाहर रहीं। उन्होंने पूरा लॉ एंड ऑर्डर जो फेस करना था शाह कमीशन के रिपोर्ट के अंतर्गत 2 बार जेल होकर आई,
3 बार देश की जनता से माफी मांगी और 2 साल के अंदर अंदर इंदिरा गांधी जी फिर से देश का विश्वास जीतकर देश की प्रधानमंत्री बनकर आई। तो ये देश की जनता को जानना बहुत जरूरी है। और माफी मांगने में इतनी क्यों शर्मिंदगी? माफी किस बात की मांगनी चाहिए? जो माफी खुद इंदिरा गांधी जी खुद मांग चुकी है, देश की जनता उसको एक्सेप्ट कर चुकी है। मैं पूछना चाहती हूं प्रधानमंत्री मोदी से, वो देश की जनता से कब माफी मांगेंगे जिन्होंने बात की थी किसानों के अधिकारों की, जिन्होंने बात की थी महिलाओं के अधिकारों की, जिन्होंने बात की थी युवाओं को रोजगार की? आज ही रिपोर्ट आई है कि महिलाओं की बात करें तो अगर पूरी दुनिया में, विश्व में कोई देश है जो सबसे असुरक्षित है महिलाओं के लिए, वो हमारा भारत देश है। ये 2014 से लेकर 2018 ठीक है, आप इसका जवाब दीजिए, तब तक मैं ऑडियंस के बीच में जाती हूँ। अगर कोई सवाल पूछेगा जवाब पॉइंट दीजिए। बाय पॉइंट जवाब देता हूं। अगर इस ढंग की कोई बात कहे कि विश्व में सबसे असुरक्षित देश, मैं पूछता हूं क्या ISIS इराक और ईरान और सीरिया ज्यादा असुरक्षित है? इसलिए इस प्रकार वो तो रिपोर्ट कार्ड बताती है आपकी। अब मैं दूसरी बात कहता हूं, इन्होंने जो पॉइंट कहे, इनका पॉइंट बाय जेपी ने जो कहा छात्रों से कॉलेज छोड़ दो, अरे यही तो महात्मा गांधी ने कहा था असहयोग आंदोलन में। चूंकि छोड़ दिया था छात्रों ने तो आपको लगने लगा कि आपका नैतिक आधार कमजोर हो गया है। जेपी ने कहा छोड़ दो, छात्र छोड़ के आ गए। दूसरा, कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस हो करना चाहिए, पर आपने इंटरनल डिस्टर्बेंस का मिसयूज किया। इसलिए जब 77 में सरकार आई तो आंतरिक विद्रोह को सशस्त्र विद्रोह शब्द से रिप्लेस किया गया, ताकि आने वाली कोई सरकार सिर्फ इस आधार पे नहीं कि मेरा विरोध हो रहा, कहते साहब ये तो इंटरनल डिस्टर्बेंस हो गया। तीसरी बात, इन्होंने कहा कि एक सांसद को बम से उड़ाया गया था। सांसद नहीं थे, वो मंत्री थे, ललित नारायण मिश्रा। समस्तीपुर में बम विस्फोट हुआ था और 1974 में हुआ था, इमरजेंसी से पहले। और मजेदार बात जानते क्या है, रेल मंत्री थे और उनको लेकर समस्तीपुर से पटना तक ट्रेन नहीं पहुंच पाई जब तक वो मर नहीं गए। बहुत संदेह है उसके बारे में, जो एलन मिश्रा बारे में, तो वो क्यों हुआ था और किसके ऊपर उसकी आरोप लगाया गया था? आनंद मार्गियों के ऊपर। इसलिए शायद आज की पीढ़ी ने वो चीजें नहीं पढ़ी होंगी। अरे भाई, एलन मिश्रा की तो डेथ अपने आप में बहुत बड़ा रहस्य है कि ललित नारायण, एक मिनट में एक बात याद दिलाना चाहता हूं, ललित नारायण मिश्रा उससे पहले कांग्रेस के कोषाध्यक्ष थे और कांग्रेस पर नंबर 2 का पैसा लेने का आरोप लगा था और इंदिरा जी ने ललित नारायण मिश्रा की इंक्वायरी तक सेटअप कर दी थी, अपने ही कोषाध्यक्ष को इंक्वायरी के लिए भेजा था। इसलिए बहुत सारी बातें बाद में मंत्री बनाया गया, क्या हुआ वो आप लोगों ने तो पूरा सर्टिफिकेट पाया हुआ है कि सब में एक संदेह पैदा करने का। पर मैं आपसे पूछना चाहती हूं, नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी, ये जो आज की देश की स्थिति है उस पर कब बहस करेंगे? कब प्रधानमंत्री मोदी जी बात करेंगे कि जिस तरीके से आज आए दिन जो जुडिशरी है वो आए दिन सरकार के जो फेस ऑफ हो रहा है? आप इस बात की कब बात करेंगे कि जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन का ये लोग दुरुपयोग कर रहे हैं? ये कब बात करेंगे उन घटनाओं की जिसकी वजह से आज देश में फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात कर लें, फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात कर लें, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर लें, आए दिन हम ये देखते हैं किस तरीके से हमारे जो पत्रकार होते हैं उनकी हत्या हो जाती है। प्रधानमंत्री मोदी जो हर बात पे ट्वीट करते हैं उसके बारे में ट्वीट तक नहीं करते हैं। अब हमारी महिलाओं के साथ अत्याचार हो जाता है, वो बात नहीं करते हैं। हम प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछना चाहते हैं, अपने 4 साल के मिस गवर्नेंस को छुपाने के लिए आप 33 साल पुराना अगर इतिहास रचने की कोशिश करेंगे या उसका नया इतिहास लिखने की कोशिश करेंगे तो ये देश के लिए ठीक है। एक सवाल ले लेते हैं जवाब। ये मीसा और DIR लगा के छोटे से छोटे स्टूडेंट को भी और बड़े से बड़े नेता को सबको बंद कर दिया गया था और ये भी नहीं पता लगा था कि वो कहाँ पर ले जाके बंद किया और उनको 6 महीने तक ये भी नहीं पता लगा उनके घर वालों को कहाँ बंद किया गया था। ये इमरजेंसी का काम था बकायदा सर, इतिहास नहीं, चूंकि आपने मीडिया पर और सब पर जिक्र किया तो वो बता रहे हैं उस वक्त में क्या क्या हुआ था। जवाब देना चाहती हूँ, मैं इनका जवाब देना चाहता हूँ। मुझे बोला है। थैंक यू। आप में से कितने लोग हैं जो उस दौर को देख चुके हैं? यहाँ पर इस तरफ काफी ऐसे लोग हैं जो उस वक्त को देख चुके हैं। ठीक है, उनकी बात बहुत महत्वपूर्ण है। आपके सवाल आइए, हाँ पूछिए, बोलिए, जवाब दीजिए इसका। नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात को मानती हूँ और खुद श्रीमती इंदिरा गांधी ने बात मानी थी कि हाँ कुछ अतियां हुई हैं, कुछ गलतियां हुई हैं, उसकी उन्होंने माफी मांगी है। वो 2 बार इसके लिए जेल जा चुकी हैं, पूरा उन पे कार्रवाई की गई है। पर ये भी आप नहीं भूल सकते कि 2 साल के अंदर अंदर देश की जनता ने ये समझ लिया कि ऐसी सरकार जो इन्होंने बनाकर दी थी, जिस तरीके की मौका परस्त राजनीति इन लोगों ने की थी कि देश में जिस तरीके की स्थिति थी उसका दुरुपयोग कर कर इन्होंने एक रेवोल्यूशन करने की कोशिश की थी, देश की जनता ने फिर से उनको स्टैंप ऑफ अप्रूवल दिया था। ये भी हम नहीं भूल सकते हैं। मेरे से क्वेश्चन दो, 1975 में जो आपतकालीन स्थिति हुई थी उसमें बहुत ही हानियां हुआ था। अब वैसी ये स्थिति ना आए, ऐसे क्या करें हम से वो स्थिति अब ना आए जो बहुत बुरा हो गया था। 1975 में
भूखमरी इतनी हुई थी जो हम आप चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी बताए कि इमरजेंसी जैसी परिस्थिति देश में फिर बिल्कुल हम ही बता सकते हैं, ना आए। हम ही बताएंगे। चलिए ठीक है, क्योंकि हम ही पूरे जो प्रजातंत्र को संभालने का काम है और संरक्षण करने का काम है वो हम करेंगे। अब मैं एक वाक्य बोल दूं। ठीक है, जल्दी से बोलिए। एक वाक्य, आपने इलेक्शन कमीशन की बात कही, तो भाई इलेक्शन कमीशन की आप स्वायत्तता के ऊपर प्रश्न चिन्ह क्यों उठा रहे हैं? वही इलेक्शन कमीशन अहमद पटेल के पक्ष में निर्णय दे दे तो अच्छा, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन खराब। ईवीएम से आप जीत जाएं तो ईवीएम सही, ईवीएम से हम जीत जाएं तो ईवीएम खराब। ये विचार हम तो बस ये पूछ रहे हैं, ईवीएम खराब और सही की बात नहीं है, उसकी जांच होना जरूरी है, उसकी बात आप फर्क समझिए। मैडम अभी आपने कहा कि आजकल मतलब जो है नारी जो है असुरक्षित है, क्या इन 4 सालों से पहले सुरक्षित थी भारत में? इन्हें 4 नहीं मैम, मैं ये नहीं कह रही हूँ, ना मैं अपनी सुरक्षा का कि हम ज्यादा सुरक्षित थे या कम सुरक्षित थे उसका सर्टिफिकेट देने की कोशिश कर रही हूँ। बस एक चीज बताना चाहती हूँ मैम, 2014 में सरकार बनाने से पहले यही नरेंद्र मोदी जी सारी महिलाओं को, जो देश की 50% महिलाएं हैं, उनको उन्होंने ये वादा किया था कि आपकी सुरक्षा और आपका सशक्तिकरण का जिम्मेदार मैं हूं। 33% रिजर्वेशन महिलाओं को मैं दूंगा, उनके अधिकारों की लड़ाई मैं लड़ूंगा, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं लूंगा, देश का चौकीदार मैं बनूंगा। आते ही सरकार में अगर आप महिलाओं के साथ हुए अन्याय के आंकड़े देख लेंगे तो वो पिछली सरकारों से कई ज्यादा हैं, और वही रिपोर्ट, आज जो रिपोर्ट सामने आई है वो यही दर्शाती है कि महिलाएं असुरक्षित हैं और उनके लिए कोई काम नहीं किया गया है। आप निर्भया का फंड ले लीजिए, आप सीसीटीवीज के वादे ले लीजिए, आप महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने की बात कर लीजिए, रेप क्राइसिस सेंटर की बात कर लीजिए, आप उनके विमेन वेलफेयर बजट देख लीजिए, आपको उसी से जवाब मिल जाएगा कि नरेंद्र मोदी कितना उनके साथ सहानुभूति रखते हैं। या कठुआ में उनका स्टैंड ले लीजिए, या आप उनके विधायक जो एमएलए रेप केस में उन्नाव में एक लड़की पीड़ित महिला जाती है और अपनी इंसाफ की दुहाई रोती है, तो वहां पे उसके पिता को जेल में डालकर उसको पीट कर मार डाला जाता है, फिर भी आदित्यनाथ उनके बचाव में आ खड़े होते हैं। ये डिफरेंस है, ये अंतर है पिछली सरकारों में और इस सरकार में। अब मैं जवाब दे दूं? हाँ, इनका जवाब तो दे देना। हाँ दीजिए, हाँ दीजिए। बिल्कुल, 33% आरक्षण तो सारे दलों की सहमति से हो सकता है ना। बताइए कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिसने अपने में 33% दे रखा है? भाजपा ने दे रखा है, क्यों नहीं कांग्रेस देती है 33% महिलाओं को? दूसरी बात, कैबिनेट कमेटी, भाई देखिए आप बोल रही थी, मैं हस्तक्षेप नहीं कर रहा था। रेप के आरोपी एमएलए को पकड़ने के लिए भी सर्वदलीय सहमति चाहिए। नहीं, रेप के आरोपी एमएलए को पकड़ने के लिए सर्वदलीय सहमति चाहिए। अंजना जी, रेप के आरोप पे बात कहता हूं कि हमारी सरकार ने आकर वो नियम बदला है कि 12 साल से कम के बच्ची के साथ रेप करने वाले को मृत्युदंड का प्रावधान किया है। हमने 10 साल की सजा को 20 साल की सजा किया है। सहमति चाहिए क्या सर? क्यों इतना वक्त दिया रेप के आरोपी एमएलए को? अंजना जी, वक्त दिया और किसने वक्त दिया? योगी वो आदित्यनाथ सीबीआई में केस चल रहा है, वो पहली बार, उसमें एक और भी मामला है, पहली बार आरोपी कह रहा नार्को टेस्ट करा लो, वरना जो एक्यूज होते वो कहते नार्को टेस्ट करा लो। सरकार ने केस सीबीआई के हवाले कर दिया, कार्रवाई चल रही है। अब मैं पूछना चाहता हूं, कठुआ पे इन्होंने कहा, कठुआ का केस क्या था, हम उसके डिटेल में नहीं जाना चाहते। आपकी पार्टी के लोगों का क्या कहना था? भाजपा छोड़िए, कांग्रेस की पार्टी के लोगों का क्या कहना था? वो क्या कह रहे थे अभी बताइए ना। आज वो मंत्री वो लोग किसके साथ खड़े थे? किसी तरीके की अकाउंटेबिलिटी नहीं है, मंत्री उसका जवाब घटना को सही मान दीजिए। लेते हैं कांग्रेस के लोग, ये बताइए कांग्रेस के लोग किधर खड़े थे? विमेन रिजर्वेशन बिल पे इनसे पूछिए कि क्या सोनिया गांधी जी ने चिट्ठी लिखी थी कि नहीं? अरे सोनिया गांधी जी ने 10 साल में विमेन रिजर्वेशन बिल क्यों नहीं पास करवाया? जवाब दीजिए ना, क्योंकि सर्वदलीय सहमति के बाद ही जारी होगा। हमारे पास सर्वदल, हमारा आप बताइए 10 साल में आपने क्यों नहीं जारी करवाया? हम आपको समर्थन देते हैं। अरे समर्थन हम भी देने तैयार थे ना, 10 साल में क्यों नहीं करवाया? जवाब भी अरे 10 साल में नहीं हुआ, आप कर दिखा दीजिए। हम तो कह रहे हैं जब तक सारे दल तैयार नहीं होंगे चुनावी व्यवस्था में परिवर्तन नहीं होगा। अगला सवाल राज्यसभा में आपको समर्थन दे रहे हैं, विदाउट कंसल्टिंग द कैबिनेट, प्रियंका जी आप ही के लिए, विदाउट कंसल्टिंग द कैबिनेट इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लागू कर दिया था। दिस इज टोटली डिक्टेटरशिप। और मुझे लगता है कि अगर बीजेपी उस वक्त नहीं आती तो आज हम नॉर्थ कोरिया और इंडिया मतलब सेम रहते। देयर वुड नॉट तानाशाह थी इंदिरा गांधी और भारत की परिस्थिति बड़ी खराब रहती। ठीक है, जवाब दीजिए। उसका जवाब बहुत सिंपल है। 1975 में अगर कांग्रेस पार्टी ने आपातकाल लगाया था, इमरजेंसी लगी थी, तो 1977 में ही कांग्रेस पार्टी ने उसको उठाया था। और दूसरी बात, 1977 के बाद जो चुनाव हुए थे और जो लोगों ने डिसीजन लिया था कि उनको सत्ता से बाहर करना है, कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर करना है, उसको भी सम्मान पूर्वक
उन्होंने रिजल्ट अपनाया था। और ये भी नहीं भूल सकते हैं कि उसके बाद गठित शाह कमीशन में जब जब उनको आरोपी पाया गया, उनको जेल तक 2 बार भेजा गया, वो उन्होंने किया था। तो बार बार नॉर्थ कोरिया की स्थिति हम बताते हैं, नॉर्थ कोरिया की स्थिति क्या होती है। जब अमित शाह जैसे जो सीनियर प्रेसिडेंट हैं, पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं, उन पे आरोप लगता है 750 करोड़ अपने डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में 5 दिन के अंदर अंदर ले लेना। जब आप सब नोटबंदी में लाइन में खड़े हुए थे, उनके बैंकों में 750 करोड़ आ जाते हैं 5 दिन के अंदर अंदर, और उसकी बहस तक नहीं हो पाती है। जिस वेबसाइट उसको लगाती हैं उसको टेक डाउन कर दिया जाता है। वो नॉर्थ कोरिया वाली स्थिति होती है। दूसरी नॉर्थ कोरिया वाली स्थिति बताती हूँ, 70,000 करोड़ से ज्यादा बैंक लूट स्कैम्स हो गए हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कौन से चैनल्स में ये डिस्कशन होने दिया है इस भारतीय जनता पार्टी ने। मैं आपसे तीसरी बात पूछना चाहती हूँ, करप्शन की बात करने वाले, देश की जनता को 15-15 लाख रुपए देने वाले प्रधानमंत्री मोदी इस पे बहस क्यों नहीं करते हैं कि क्या हुआ उस काले धन का जो आपने नोटबंदी में खत्म हो जाएगा उसकी बात कही थी। कैबिनेट को एक तरफ कर कर, आपने आरबीआई गवर्नर को एक तरफ कर कर, आपने देश की जनता को ये हौसला अफजाई दी थी कि अगर आप आज क्यू में खड़े रहेंगे तो उस क्यू में जब आप खड़े रहेंगे तो आपके नोटबंदी की जो भी देश की समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएंगी। तो ये होता है। लेकिन खुशनसीबी से ये इमरजेंसी का दौर नहीं है, इमरजेंसी का दौर नहीं है, तो चैनल का एजेंडा कांग्रेस दफ्तर में नहीं सेट होगा। हम तय करेंगे हमें किस विषय पर बहस करनी है। मैं आपको बताता हूं, सुधांशु जी, आपके चैनल के अगर इमरजेंसी इतना गलत फैसला था तो जनता पार्टी की सरकार क्यों गिरा दी थी? हाँ, जनता पार्टी की सरकार कैसे गिरी थी? कैसे गिरी थी? आपके समर्थन खींचने से और कैसे? जी नहीं, कांग्रेस ने समर्थन देके चरण सिंह को बनाया था और फिर उनको संसद फेस तक नहीं करने दी, और वो देश के पहले प्रधानमंत्री बने जिन्होंने संसद ही नहीं फेस की कभी। समर्थन दिया, 24 दिन के बाद वापस ले लिया। ठीक है, उस समय आपके पास बहुत सत्ता थी, मगर मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं। आपने करप्शन की बात कही, देश के इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री के बेटे को किसी इंडस्ट्री का एक्सक्लूसिव राइट मार्केट में दे दिया गया। इससे पहले कभी हुआ था या आज भी नहीं हो पाता है। उस समय मारुति उनको दे दी गई थी, पर एक्सक्लूसिव राइट्स तो हैं। और सुनिए, नहीं, और वो 800,000 सीसी से नीचे कार कोई नहीं बनाएगा, सिर्फ वही बनाएंगे। ये होता है नॉर्थ कोरिया का मॉडल और तानाशाहों का मॉडल। और एक और बात कहना चाहता हूँ, भाई देखिए, आप बोल रही थी, मैंने हस्तक्षेप नहीं किया, दोबारा लौट के आए, पर एक घटना शायद आप लोगों को, पुराने लोगों को याद होगी। भारत के इतिहास में पहला पॉलिटिकल प्लेन हाईजैकिंग 1978 में हुआ। लखनऊ से दिल्ली के बीच की हवाई जहाज हाईजैक किया गया और क्या डिमांड रखी गई कि इंदिरा गांधी को जेल से छोड़ दो। प्लेन हाईजैक, इंदिरा गांधी को जेल से छोड़ दो, जैसे आतंकवादियों को छुड़वाने के लिए प्लेन हाईजैक होते हैं। और मजेदार बात यह थी कि जब कांग्रेस 80 में आई तो उन्हीं हाईजैकर महोदय को उत्तर प्रदेश विधानसभा में माननीय विधायक बनाया गया कांग्रेस ने टिकट देकर। अब आप कहते हैं वापस आ गई। इन प्रवृत्तियों पर ध्यान रखने की जरूरत है। और आज भी आप कहीं ना कहीं अपराध करने वालों के साथ खड़े हो जाते हैं। अपराध को इंस्टीट्यूशनलाइज करने का, संस्थागत करने का कार्य कांग्रेस ने उस जमाने में किया। बहुत बढ़िया। भारतीय जनसंघ ने समर्थन वापस लिया था। भारतीय जनसंघ ने समर्थन वापस लिया था। क्या बात कर रहे हैं आप? एक सेकंड, पता है जानकारी। अरे भाई, आजकल, अरे अंजना जी, आप क्या बोल रही हैं? जनता पार्टी एक पार्टी थी, उसमें कोई भारतीय जनसंघ था ही नहीं। भारतीय जनसंघ का विलय जनता पार्टी में 77 में हो गया था। समर्थन कैसे वापस लेंगे? ये लॉजिकल बात है। ये जिसने लिखा गूगल पे गलत लिखा है। जनता पार्टी वॉज फॉर्म बाई इन मार्च। तो देयर वाज जनता पार्टी, देयर वाज नो भारतीय जनता। 1980 भारतीय जनता पार्टी वाज फॉर्म। ईमानदारी एक तरफ, वाह। तमाम फैक्ट्स के साथ हम पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार जरा सुना देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज और किन बिंदुओं पर कांग्रेस को घेरा है? भारत के लोकतंत्र के इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों पर ये जो काला धब्बा लगा है, उसके माध्यम से इस पाप को करने वाली कांग्रेस पार्टी और उस समय की सरकार, उनकी आलोचना करने के मात्र के लिए हम काला दिन नहीं मनाते हैं। देश ने कभी सोचा तक नहीं था कि सत्ता सुख के मोह में, परिवार भक्ति के पागलपन में, लोकतंत्र और संविधान की बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग
हिंदुस्तान को जेल खाना बना देंगे और सब कुछ संविधान के तहत किया गया था। ये देखिए, उनकी चतुराई देखिए। संविधान का कैसे दुरुपयोग किया जा सकता है, संविधान का एक परिवार के लिए किस प्रकार से हथकंडे के रूप में, साधन के रूप में उपयोग कर दिया जाता है, शायद ही ऐसा उदाहरण कहीं मिल सकता है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। मेरा सवाल मैम आपसे है कि जिस टाइम पे ये आपातकाल स्थिति लगाई गई थी, उस टाइम पे जितने भी उस टाइम पे न्यूज़पेपर का ज़माना बहुत टाइम, ये टाइम तो सोशल मीडिया का ज़माना हो गया है। पहले तो ये था कि कोई भी खबर लेने के लिए हमें अगले दिन का वेट करना पड़ता था। तो उस टाइम पे इंदिरा गांधी ने सारे छापे खाने बंद करवा दिए थे और जितने भी पत्रकार थे उन सबको जेल में डाल दिया गया था, ताकि जो उन्होंने उनके खिलाफ जो भी उनको प्रिंटिंग करवानी थी वो सारी बंद करवा दी गई थी। और सर मेरा आपसे सवाल है, ये आज ही के दिन आप भी इमरजेंसी का मुद्दा क्यों उठा रहे हैं? आप भी क्या आगे पार्टी में आगे 2019 में वोटिंग पाने के लिए ये सब कर रहे हैं? ठीक है, पहले प्रियंका जी। नहीं, आपने उन चीज़ों का वर्णन किया है जो इतिहास में रिकॉर्डेड है, और ये चीज़ें जहां मैंने आपको शुरू में ही कहा, कहीं कहीं उन्होंने भी, इंदिरा गांधी जी ने जब ये पूरी हालात सामने आए और उनको पता चला, उन्होंने भी उस बात की माफ़ी मांगी है। और जैसे मैंने कहा, जो देश का कानून है, जो देश की न्याय व्यवस्था है, उन्होंने सारा जो कमीशन बना था, शाह कमीशन, उन्होंने भी इसको इन्वेस्टिगेट किया। अगर उनको लगा कि उनको जेल जाना है, वो 2 बार जेल भी गई। तो अगर उन्होंने प्रायश्चित किया है, अगर उन्होंने माफी मांगी है, तो प्रायश्चित कर लिया है सुधांशु जी, प्रायश्चित कर लिया जेल। तो उन्होंने तो माफी मांगी थी, इमरजेंसी के लिए आज तक माफी नहीं मांगी है। उन्होंने ज्यादतियों के लिए माफी मांगी थी कि जो ज्यादा हो गया था। दूसरी बात जो आपने प्रश्न किया, देखिए, किसी बड़े नेता की हत्या हो जाती है तो देश या उससे जुड़ी पार्टी उस बात का शोक मनाती है कि इंदिरा जी की हत्या 31 अक्टूबर को हुई थी या राजीव गांधी जी की 21 मई को हुई थी। तो आज अगर लोकतंत्र की हत्या का दिन है तो क्या इस बात को याद करना भी गुनाह है? मतलब वो अगर कत्ल भी कर दे तो कोई बात नहीं, हम अगर नाम भी ले ले तो गुनहगार हो गए। नहीं, आप गुनहगार कहाँ हैं? आप तो दूसरों पे आरोप लगाने का काम ही करते हैं। देश के पहले चुने हुए प्रधानमंत्री होंगे जो बहुमत पाने के बाद भी सारा जो दोष है अपनी मिस गवर्नेंस का वो विपक्ष पे मर देते हैं। ये उनका काम है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछना चाहती हूँ, आज जिस तेवर से उन्होंने पूरी अपनी स्पीच दी है, जिस तेवर से वो मन की बात करते हैं पर जन की बात सुनना ही बंद कर दिया है, उनसे पूछना चाहती हूँ, देश की जनता आपसे ये भी पूछ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी 2 करोड़ आपने देश के युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी, वो आज 2 करोड़ से 4 लाख कैसे हो गए? नरेंद्र मोदी जी, अभी आप पाकिस्तान का वर्णन कर रहे थे, वो पूछना चाह रही है कि हफीज सईद को गले कौन लग कर आया था? उन्हीं के खास सलाहकार लग कर आए थे, आरएसएस से जुड़े हुए वेद प्रकाश वैदिक लग कर आए थे। ठीक है, कौन पठानकोट में देश के इतिहास में पहले प्रधानमंत्री होंगे जिन्होंने आईएसआई को न्योता दिया? आओ पठानकोट देखिए। देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे जिन्होंने ये भी कहा होगा कि आइए हम बगैर न्योते के ही आपके साथ पप्पियां झप्पियां करने आ जाते हैं पाकिस्तान में। ठीक है, अगला सवाल बात कर रहे हैं। मेरा जवाब इसका जवाब देना, इसी तेवर से जवाब दें। अगर रिपोर्ट कार्ड हो तो रिपोर्ट कार्ड। मेरा सवाल आपसे है कि हम आपातकाल का तो हम बात कर रहे हैं देश में, लेकिन जो दिल्ली में जो आपातकाल लगा हुआ, हमें सांस लेने तक की इजाजत नहीं है। जो 16,000 पेड़ को आप लोगों ने काटने का जो अधिकार दिया है, जिसको माननीय हाईकोर्ट ने रोक लगाया, आखिर दिल्ली की जनता से आप लोगों की इतनी बड़ी दुश्मनी क्यों है? देखिए, मैं जवाब देता हूं, इनका भी और उनकी बात करें। जो बात आपने कहा है वो न्यायालय में विचाराधीन है और पर्यावरण रक्षा का मामला विषय, इसलिए उसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता जो देश की जनता से 2014 में वादा किया था, उसका जवाब कब देंगे? इन्होंने अभी बहुत कुछ बोला। अरे भाई, अब आप मुझे बोलने दीजिए ना, आप बोल रही थी, मैं हस्तक्षेप नहीं कर रहा था। आपने कहा ना हाफिज सईद ने से बड़े वहां गए और पाकिस्तान में किया। ये बताइए, हाफिज में साहब किसको नजर आता है और हाफिज जी किसको नजर आता है? शाबाशी किस गृह मंत्री को देता है? सुशील कुमार शिंदे को, जब वो हिंदू आतंकवाद कहते हैं। हाफिज सईद अपने इंटरव्यू में क्या कहता है? भारत में बीजेपी जैसे बुरे लोग नहीं, कांग्रेस जैसे अच्छे लोग। आईएसआई ये क्यों कहता है कि हमें जाके पाकिस्तान में कहता है मोदी को हटाओ? सलमान खुर्शीद जो विदेश मंत्री रहे और मणिशंकर अय्यर, इसलिए पाकिस्तान के विषय पर तो पाकिस्तान क्रिएट करने वाली कांग्रेस बात न करे तो ज्यादा बेहतर है। नहीं, एक सेकंड अंजना जी, मुझे इस विषय पे जवाब देना जरूरी है। इन्होंने बात की मणिशंकर अय्यर जी, अरे सलमान खुर्शीद की बात की, हमने तो हिम्मत दिखाई कि उसमें नहीं हटाया आपने तो बात नहीं हटाया।
गुजरात चुनाव के समय, उसके बाद तो सम्मानित सदस्य बने रहे, उसके बाद भी आपकी को जी कर आप लोग ने ही उनको इतना ऊपर बढ़ाया है, उसी से पप्पियां झप्पियां कर आप ही के वेद प्रकाश, यानी वेद प्रकाश वैदिक के पास किसी सरकार में पद रहा तो नरसिम्हा राव की सरकार में रहा है, हमारी सरकार में कोई पद नहीं रहा। पूछ लीजिए आपके कार्यकाल में, वो नरसिम्हा राव के मित्र थे, कांग्रेस के मित्र थे पुराने। आप जवाब नहीं देंगे और मुझे नरसिम्हा राव सरकार में पद रहा है, हमारी सरकार में कोई पद नहीं रहा। और लगातार सुनिए, वेद प्रताप वैदिक के पिछले 2 साल के 3 साल के लेख पढ़ लीजिए, सब सरकार की आलोचना के और घनघोर आलोचना। अगला सवाल, मेरा सवाल आप दोनों से है, जब आपातकाल लगा था तो मूवमेंट बना था समाजवाद का, तो बीजेपी या जो जनसंघ है जो समाजवाद को लेके चले थे, मगर वो आज तक देश में कभी लागू नहीं हुआ। क्या कारण है, क्यों पीछे हट गई? बस समाजवाद के नाम पर पार्टी आ गई है, जैसे बीएसपी, एसपी या जनता दल। ये तो सुधांशु जी से पूछना पड़ेगा। फिर नकारेंगे मुझे, लेकिन क्या ये सच्चाई नहीं है कि भारतीय उस वक्त जनसंघ ने समर्थन खींचा था वापस? ये सारे के नाम लेकर ध्रुवीकरण फैलाना, लोगों के बीच में हिंसा करना, ये इनका पूरा मौका परस्त राजनीति है, इमरजेंसी से लेकर आज तक। चौधरी चरण सिंह वाला खेल तो सबको पता है, लेकिन जनसंघ ने समर्थन वापस लिया था या नहीं, ये जवाब दीजिए। चौधरी चरण सिंह के बाद सरकार गिरी, कांग्रेस के समर्थन गिरी से ना, चौधरी चरण सिंह आप अलग हुए ना। चौधरी चरण सिंह अलग हुए थे, हम नहीं अलग हुए थे, हम तो 1979 में जनता पार्टी ने बाहर निकाला आरएसएस से दोहरी सदस्यता के मुद्दे पे। हमने कहा नहीं ठीक है, हम आरएसएस से संबंध नहीं तोड़ेंगे, जनता पार्टी से तोड़ देंगे। अब समाजवाद का जवाब देते हैं। देखिए, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। जानते हैं समाजवाद के साथ क्या क्या खेल हुआ? पहले तो 42वें संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल में सोशलिस्ट वर्ड जोड़ दिया गया, समाजवादी, और बाकी समाजवाद किनारे हो गया। और बाकी जो समाजवादी दल थे उन्होंने अपने कर्मों से अपने को जातिवाद, परिवारवाद, पूंजीवाद, अल्पसंख्यकवाद, सारे वाद दिखाए, समाजवाद दिखाना भूल गए। मैं केवल इसका हश्र जानते क्या हुआ, इसका एक उदाहरण देता हूं। बहुत बड़े प्रख्यात समाजवादी कवि हुए हैं आदम गोंडवी। उन्होंने एक पंक्ति लिखी थी, समाजवादियों की ही प्रवृत्ति से तंग आकर। उस पंक्ति में सार है कि समाजवादी की परिणति क्या हो गई। उन्होंने लिखा था, काजू भुना है प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है राम राज्यों विधायक निवास में। और आगे की लाइन उनकी है, मेरी नहीं। पक्के समाजवादी है, तस्कर हो या डकैत, कितना असर है खादी के उजले लिबास में। तो समाजवादियों ने अपने कर्म से समाजवाद को तिरोहित कर दिया। नहीं, कोई भारतीय जनता पार्टी से पूछे, समाजवाद, विकासवाद, ये सारी जो मौका परस्त राजनीति की है, कब आप देश के हित में बात करने की कोशिश भी करेंगे? सिर्फ अपनी, अभी भी यहाँ पे पता चला है किस तरीके से आपने सरकार गिराई, अभी भी आप आर्ग्यू करें आपने नहीं गिराई। हम लोगों ने तो आपसे बस, अरे भाई मैं किस्सा बताता हूँ, पुराने लोगों से पूछ लीजिए। मोरारजी देसाई के वो रात में 9 बजे सो जाते थे, रात में उनके पास मैसेज पहुंचा कि चरण सिंह ने समर्थन वापस ले लिया है, तो जानते क्या कहते? अब सुबह ही बात करेंगे। उन्होंने कहा सरकार गिर जाएगी, क्या गिरने दो। तब उनको रात में 2 बजे जगा के चरण सिंह जी का वो किया गया। पूछे, समाजवाद का प्रिंसिपल सब, और मोरारजी ने चरण सिंह को एक्सपेल किया पार्टी से, एक्सपेल, तब जाके सरकार गिरी। विकासवाद का मुद्दा आप कब, उस पर कब चर्चा करेंगे? कब आप विकासवाद पे अभी तो 4 साल पूरा होने पे हमने चर्चा की थी, जो देश के पिछले महीने चर्चा करते हैं देश के 4 साल की चर्चा करते हैं। बताइए, बैलेंस ऑफ पेमेंट सबसे ज्यादा कब है हमारी सरकार में? रेट ऑफ ग्रोथ सबसे आगे कब है हमारी सरकार में? सबसे फास्टेस्ट सड़कें बन रही हमारी सरकार में। जल्दी से सुना देते हैं एक बार फिर से। जो सियासी घमासान इस मुद्दे पर छिड़ा हुआ है, तमाम नेता अपने अपने तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, उसी कड़ी में कौन क्या कह रहा है आइए एक बार आपको सुना देते हैं। आपको सुनाएंगे कि कैसे असदुद्दीन ओवैसी हो या फिर तमाम अन्य पार्टी के नेता हो, सब मैदान में कूद गए हैं। रणदीप सुरजेवाला भी इस पर बोल रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आपको सुनाएं, 1-2 सवाल और ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2-3 लोग हैं जो बहुत देर से हाथ उठा रहे। चलिए सवाल पूछिए। मैम, इन्होंने अभी कांग्रेस पार्टी का सवाल उठाया कि कांग्रेस पार्टी ने बिना कंसल्ट किए इमरजेंसी लगाई थी, लेकिन मैं बीजेपी वालों से भी पूछना चाहता हूं कि क्या अब जम्मू कश्मीर में जो अभी टीडीपी के साथ जो है गवर्नमेंट गिरी है, क्या अभी जो हालात है जम्मू कश्मीर से, उस हालात से निपट पाएंगे या दोबारा जम्मू कश्मीर से शुरुआत होके इमरजेंसी दोबारा देश में क्रिएट हो सकती है? क्या बीजेपी वाले भी रोक सकते हैं? कहीं ऐसा ना हो कि जम्मू कश्मीर से शुरू होते होते पूरे देश में दोबारा इमरजेंसी जैसे। जवाब दीजिए। जम्मू कश्मीर के हालात की आप देश के हालात से कैसे तुलना कर सकते हैं, जहां जवानों को कत्ल किया जा रहा हो और कत्ल करने वालों के जनाजे में जनता समर्थन में बाहर आती हो? तो कश्मीर में बिल्कुल कार्रवाई हुई है और देश का तो कोई उससे संबंध ही नहीं है। ठीक है, अगला सवाल। कार्रवाई हुई है, मेरा सवाल बीजेपी से है। बीजेपी से सवाल है। अटैक हुए हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज तक भी जितनी पार्टी हिंदुस्तान के अंदर राज करने आई, किसी पार्टी ने भी भारतीय संविधान के अंदर कोई संशोधन किसी प्रकार का नहीं किया। और यूपी के अंदर इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है कि आए दिन नादान बेटियों का
रेप किया जाता है और उनको खुलेआम मारा जाता है। क्या है, क्या सवाल था इनका? उनका सवाल है कि संविधान को लेकर आप लोग ईमानदार नहीं है। आज भी कानून व्यवस्था पूरी तरह से धराशायी है उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जहां पर आप ही की सरकार है प्रचंड बहुमत वाली। नहीं, मैं पूरी विनम्रता से पूछना चाहता हूं कि कानून व्यवस्था, आपने कहा संविधान के लिए हम ईमानदार नहीं है, किस आधार पे? अब तक 103 बार से अधिक सरकारें बर्खास्त हुई हैं। कितनी बार भाजपा ने बर्खास्त किया? राष्ट्रपति शासन बताइए, जिनका कितनी रिमोट सरकारें याद है कंट्रोल आपको? नागपुर से चलता तो कौन हो, वो उनसे नहीं बताइए पूछिए कितनी संविधान सरकारें के हमने खिलाफ बर्खास्त की? हर 26 अटल जी की जनवरी सरकारें को बताइए कितनी गवर्नमेंट हमने कॉन्स्टिट्यूशन डिसमिस किसने की? बताया? आज इसलिए तक मैं कह रहा तिरंगे को हूं नहीं लहरा ये पाते विचार हैं जो अपने है वो हेडक्वार्टर्स में। तथ्यों पर ये बात आधारित करेंगे संविधान नहीं को है। संभालने की। अगला सवाल मेरा सवाल बीजेपी से है सर। जब हाईकोर्ट ने जो प्रधानमंत्री बन रहे थे मोदी जी, तब उन्होंने पूछा था कि आपकी डिग्रियां कितनी हैं, तब उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। क्यों? उसका तो जवाब दिया जा चुका है भाई। दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिग्री थी और प्रधानमंत्री छोड़िए, अमित शाह जी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिग्री दिखा के एंटायर पॉलिटिकल साइंस उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी था भाई। पॉलिटिकल साइंस मैं आपसे कह रहा हूँ ना, पॉलिटिकल साइलेंस क्या, पूरा डिग्री सहित अमित शाह जी ने जवाब दिया और मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद बैठा था। अगला सवाल मेरा सवाल प्रियंका जी से है। जी प्रियंका जी, जो अनएम्प्लॉयमेंट का हो, इन्फ्लेशन का मुद्दा हो, ये सब तो मुद्दा आज से नहीं, देश में कई साल से चले आ रहे हैं और मनमोहन सिंह की सरकार में भी थी ये मुद्दे। लेकिन आज जब मोदी जी के टाइम पे अगर ये मुद्दे अगर थोड़े से उठते भी अगर हैं, तो आप लोग जो स्पोक्स पर्सन है वो सिर्फ इसको अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी का नाम दे देते हैं आप लोग, अघोषित इमरजेंसी ऐसे कह देते हैं आप। हाँ। तो ये कोई इमरजेंसी नहीं होता ना मैडम, इमरजेंसी बहुत डिफरेंट चीज है। बिल्कुल, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी जो है ना, सबसे पहले वो शब्द का इस्तेमाल खुद LK आडवाणी जी ने किया, जो इनके वरिष्ठ नेता हैं। हाल ही में राजस्थान के एक विधायक ने बकायदा ये कहा है कि एकदम इमरजेंसी जैसे हालात हैं। बीजेपी के ही नेता हैं, मैं नहीं बात कर रही हूँ। रही बात अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी की, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी पे मैंने अपनी टिप्पणी दी थी, इलेक्शन कमीशन हो, CBI हो, ED हो, हमारे सारे ऐसे देश के दिए हुए वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, संस्थाएं हैं, उसको अंडरमाइन करने का जो काम होता है। जुडिशरी के साथ कल ही हमने देखा जब उन्होंने अपने चॉइसेस भेजी गई, उसको वापस सरकार ने वापस भेज दिया है। फिर हम कैसे भूल सकते हैं किस तरीके से गैर संवैधानिक तरीके से अरुणाचल प्रदेश से लेकर कर्नाटक का सवाल प्रियंका जी गुम हो गया। दरअसल उसका कहना था कि उस इमरजेंसी से किसी भी परिस्थिति को आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं, ये कहना है सकते हैं। इनके खुद के विधायक जब कर रहे हैं, इनके खुद के वरिष्ठ नेता जब बता रहे हैं, फ्रीडम ऑफ प्रेस से लेकर जर्नलिस्ट को लेकर, फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर, आप खुद सुषमा स्वराज जी एक एग्जांपल हैं कि किस तरीके से फ्रीडम ऑफ स्पीच का मिसयूज कर उनकी इतनी ट्रोलिंग हुई कि आज तक इनके बीजेपी के एक नेता नहीं है। एक 41 जो ऐसे नेता हैं वो ऐसे ट्रोल्स को फॉलो करते हैं जिन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है सुषमा स्वराज जी के लिए। पर इन 41 मिनिस्टर्स में से एक ऐसा हिम्मत वाला नहीं है जिन्होंने कहा होगा आज मैं सुषमा स्वराज जी के साथ खड़ा हूं, उनके निर्णय के साथ खड़ा हूं और मैं ऐसे सब लोगों की आलोचना करता हूं जो इस अभद्र टिप्पणी का इस्तेमाल करते हैं। सुधांशु जी, इस पर तो जवाब देना चाहिए। जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, मंत्री जी को तो छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री के लिए जितने घटिया से घटिया शब्द हो सकते हैं, पूरी स्वतंत्रता के साथ आदमी बोलता है टीवी पर और उसके बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जो ये तक कहता है कि मोदी जी की बोटी बोटी काट दूंगा, उसको आप समाजवादी पार्टी से लेके अपना उपाध्यक्ष बनाते हैं और फिर कहते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गला घोटा जा रहा है, तो भाई बहुत हास्यास्पद प्रतीत नहीं, हास्यास्पद। और मैं बिल्कुल ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, चलिए सुधांशु जी एक सवाल मेरा, प्रियंका जी एक सवाल मेरा है, क्या आप ही इस मंच पर सुषमा स्वराज जी के साथ खड़े हैं? सीधा सवाल है सर। बिल्कुल, दाएं बाएं मत जाइएगा। पासपोर्ट इशू करना क्या मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साइन से होता है? तो फिर जो लोग उनके पीछे पड़े हैं, कोई जवाब क्यों नहीं देता आपकी सरकार की तरफ से? जांच चल रही है, जो निर्णय होगा उसके बाद होगा। दिस इज ए प्योरली टेक्निकल मैटर। सुषमा स्वराज जी का पीछा करना, उनके बारे में अपशब्द लिखना गलत है ना? अभद्र भाषा का किसी भी प्रकार का इस्तेमाल हो, किसी के भी विरुद्ध हो, वो सर्वथा गलत है। मगर ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि सोशल मीडिया पे कोई क्या बोल रहा है उससे ज्यादा जब नेता ये भाषा बोलते हैं, खून की दलाली, मौत का सौदागर, जहर की खेती, लहू पुरुष, यमराज, चाय बेच, बोटी बोटी काट देंगे, वो ज्यादा आपत्तिजनक है। ओहो, ये आपत्तिजनक नहीं है कि ये कहा जाए मुस्लिम महिलाओं को उनकी ग्रेव से निकाल कर उनके साथ। ठीक है, अगला सवाल प्रियंका बात कर रहे हैं। मैम जी, मेरा सवाल मैम से है, जब बीजेपी इतना अच्छा काम कर रहा है, आप उन लोगों को देखो जिनके झोपड़ियों में चूल्हे पे रोटी बनता था और आज उनमें गैस है और वो अपने आंखों को ना जला के ना फोड़ के आराम से चैन की बेड पे सो रहा है। और जो महिला शौचालय खुले में जाती थी, आज उस घर के में शौचालय है। तो मैम, जब अच्छे अच्छे कामों को ऊपर ना ला के आप बुराइयों क्यों ऊपर लाते हो कांग्रेस लोग? मैं बताती हूँ। जब शौचालय
जो शौचालय गड्ढे बनाकर बिहार में बकायदा आज तक पे ही शायद रिपोर्ट आई थी, जहां शौचालय जो बनाए गए हैं उन आंकड़ों को भी जोड़ा गया है, जहां पे सिर्फ एक गड्ढा बना दिया गया हो उसको भी शौचालय की गिनती में ले आते हैं। शौचालय बनाने के बाद उसमें पानी की व्यवस्था नहीं करते हैं। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत, एक मिनट, सब्सिडाइज गैस सिलेंडर देने के बाद सब्सिडाइज गैस सिलेंडर का दाम बढ़ाने वाले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को उजागर करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि पहले 400 रुपए का सिलेंडर जब 800 रुपए की महिलाएं खरीदती हैं तो उनपे इसका भार पड़ता है। मेरा सवाल, एक मैं फैक्ट सामने रख दूं, मैं इसका जवाब भी तो दे दूं भाई। एक सेकंड, सुधांशु जी सीधा मोदी जी से सवाल पूछ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। क्या नाम क्या आपका? कपिल देव। कपिल देव, क्रिकेट खेलते हो या कुछ और करते हो? नहीं, फिजिक्स से पीएचडी कर रहा हूं। फिजिक्स से पीएचडी कर रहे हो, मोदी जी से सवाल पूछ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, पूछो। क्योंकि सवाल यह है, 4 साल पहले जब आप चुनाव का मुद्दा लेके आए थे प्रधानमंत्री पद पे, तब आपने विकास और भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए थे, लेकिन अब 2019 में जब चुनाव आने वाले हैं, आप क्यों पुराने इतिहास को लेकर ये सवाल उठा रहे हैं? आप क्यों उन विकास के मुद्दों को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं? विकास और भ्रष्टाचार दोनों पे जवाब देता हूँ। ये बताइए, रियल एस्टेट रेगुलेटरी बिल कौन लाया? हमारी सरकार। जिस प्रधानमंत्री ने कोई मीडिया वालों के प्रश्न नहीं, सवाल हमसे पूछा गया है प्रियंका जी, सवाल हमसे पूछा गया है, अब ये बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में जवाब देना चाहती है अति उत्साह में। धन्यवाद कहूंगी। हाँ, अब आप जवाब दीजिए। वैसे आज रंग बदल गया है, अदला बदली हो गई है। देखिए, मैं जवाब दे रहा हूं, ऐसा है, ये बताइए 20,000 रुपए तक कैश ले सकती थी पॉलिटिकल पार्टी, उसको 2,000 किसने किया? हमारी सरकार ने। ये बताइए, सब 2 लाख फर्जी कम, बहुत बड़ी बात है साहब। 20,000 रुपए की चाय इसीलिए दिल्ली में एक पॉलिटिकल पार्टी पिलाती थी, क्योंकि 20,000 देने के लिए बताना नहीं पड़ता था। अब 2,000 से बड़ी मुश्किल हो जाएगी। की बात करिए। और दूसरी बात सुनिए, 2 लाख फर्जी कंपनियां किसने की? हमारी सरकार ने। जब फिर आप बोल रही है लगातार, अगर फिर आप बोल रही है, अब भाजपा प्रवक्ता यही बन जाए, नहीं दुनिया में बना है तो भारतीय जनता पार्टी का 5 स्टार कार्यालय बना है। तो ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स की इन्हें व्यवस्था शुरू की, जो इन्होंने कार्यालय बनाए हैं, मैं पूछना चाहती हूँ, ऐसा 4 साल में इनकी प्रगति इस कदर हुई है, देश की प्रगति पर कब ध्यान देंगे? इसका जवाब दें। हाँ, हमारी पार्टी का कार्यालय बना है, मगर आपके यहाँ तो आपके परिवारों के कार्यालय बन गए। पिछले 3 पीढ़ी से गांधी नेहरू परिवार के, जवाहरलाल नेहरू के बाद किसी भी व्यक्ति ने ना कोई नौकरी की ना व्यवसाय किया है। फिर भी मैं पूरी चुनौती से कहता हूं, इंदिरा जी के बाद के इनकम टैक्स रिटर्न देख ले, सैकड़ों करोड़ के कैसे हो गए बगैर कुछ किए धरे बनाने का। जो ये अद्भुत क्षमता, प्रतिभा कांग्रेस के अंदर है। और इतना ही नहीं, जो आपने समाजवादियों की बात कही थी, मुलायम सिंह यादव जी के परिवार में भी ये क्षमता है, लालू यादव जी के भी परिवार में ये क्षमता है, देवगौड़ा जी के परिवार में भी ये क्षमता है। ये अद्भुत क्षमताएं जिन लोगों ने प्राप्त की है, वही आज हाथ जोड़कर और आपस में गले जोड़कर भाजपा के खिलाफ मोदी ने दिखाया और उनके पुत्र मोह ने दिखाया कि किस तरीके से क्षमता होती है। जहां 50,000 का काम इतने करोड़ों का हो जाता है, 16,000%। ठीक है, उनको रिटर्न इन आरोपों के बीच नोटबंदी के बाद जरा उसकी बात करें। इन्हीं आरोपों के बीच एक बार आपको सुना देते हैं सरकार की तरफ से मंत्री क्या कह रहे हैं और रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या कह रहे हैं। फटाफट 4 ऐसी बातें, आरोप प्रत्यारोप का हम आपको सुनाते हैं, जिसमें एक तरफ रविशंकर प्रसाद क्या बोल रहे हैं, सरकार में मंत्री हैं, दूसरी तरफ आरपीएन सिंह पूर्व मंत्री क्या कह रहे हैं। कांग्रेस ने इमरजेंसी के बारे में माफी एक बार मांगी जरूर है, लेकिन कांग्रेस का चाल, चरित्र और चेहरा इमरजेंसी से प्रभावित आज भी है। उस समय की सरकार ने जुडिशरी की गरिमा को गिराने और आजादी को कॉम्प्रोमाइज करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस को सुपरसीड किया गया, जस्टिस ग्रोवर, जस्टिस शेलेट और जस्टिस हेगड़े, और एन रे को भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। इतिहास में पहले बार 4 जजेस ने इंटरव्यू किसके सत्ता में की थी, कांग्रेस की या भारतीय जनता पार्टी? अपने दामन में तो देखें, जो अखबार में जो बोलते हैं उसी को सही नहीं मान लिया करें। कभी अखबार पढ़ते हैं, टेलीविजन देखते हैं, क्या लोगों को जो कुछ उसमें से सच्चाई आती है उस पर भी कभी आकलन करने की बात करें। जो बोलते हैं अपनी ही मन की बात को समझ लेते हैं यही सच है। जरा अंदर झांक के देखे कि कितनी गड़बड़ी 4 साल में हुई है, इस पे भी कुछ क्या। पाठ्यक्रम में इमरजेंसी का कहीं उल्लेख है और पाठ है, लेकिन उसको और चुस्त बना के ये पूरी कहानी कि लोकतंत्र में छात्रों की आस्था जगे, लोकतंत्र के लिए समय पड़ने पर संघर्ष भी करना पड़ेगा, ये भी बताए, ये पाठ सीखे। इसके लिए पाठ्यक्रम में भी आवश्यक बदलाव किए जाएंगे और इमरजेंसी की पूरी कहानी ये हम किताबों में लाएंगे
ताकि छात्रों को देश का सही इतिहास पता हो। इसीलिए उसको देश का दूसरे आजादी की लड़ाई कहते हैं। आज मोदी राज में मीडिया पे, विपक्ष पे, आम जनता पे जिस तरह का आचरण है, ये अघोषित इमरजेंसी है, अघोषित आपातकाल है, अघोषित आपातकाल है जो मोदी जी ने लगा रखा। अघोषित इमरजेंसी, जवाब दीजिए सुधांशु त्रिवेदी जी। हाँ, जुडिशरी का जवाब देता हूं। आपने कहा ना कि 4 जजेस ने निकल के बोला, क्या बोला? उन्होंने आरोप सरकार पे लगाया क्या? उन्होंने मुख्य न्यायाधीश पे आरोप लगाया, इंटरनल मैटर ऑफ जुडिशरी। और जिन 3 जजेस ने उस समय इस्तीफा दिया था, सीधे सरकार पे आरोप लगाया था और सरकार ने यह कहा था कमिटेड जुडिशरी होनी चाहिए। यानी सरकार कह रही है कि जो सरकार चाह रही है न्याय व्यवस्था उसके अनुरूप होनी चाहिए। बताइए साहब, क्या आप तुलना कर रहे हैं? और दूसरी बात, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करें, अघोषित इमरजेंसी में पुराने लोगों को याद होगा, किशोर कुमार बहुत बड़े गायक थे, उन्होंने संजय गांधी कार्यक्रम जाने तो मना कर दिया था, तो आकाशवाणी पे किशोर कुमार के सारे गाने बैन कर दिए गए। बहुत अच्छा है। और उसके बाद आज कह रहे हैं कि अघोषित इमरजेंसी की बात। किशोर कुमार, और आपको पता है ये प्रस्ताव लाया गया था तो सर्वोच्च न्यायालय ने रोक दिया था कि अखबार विज्ञापन नहीं ले सकते। किशोर कुमार की अखबार विज्ञापन नहीं ले सकते, एक लिमिट से ज्यादा सरकार तय करेगी कितना विज्ञापन लेंगे। अच्छा, मुझे ध्यान आता है कि राजस्थान में राजस्थान पत्रिका चलती है, उन्होंने बीजेपी के खिलाफ एक आर्टिकल लिखा था, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट हुई थी जहां पे सारा सरकारी रेवेन्यू जो आता था अखबार को वो इन्होंने बंद कर दिया था। जरा अपने गिरेबान में झांके। रही बात किशोर कुमार की, मैं इनको बात करती हूँ, हाल ही में आप सभी जानते होंगे आमिर खान कौन है। जब उन्हें बात की कि इस तरीके का टॉलरेंस इंटॉलरेंस जो बढ़ता जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी ने क्या काम किया? वो स्नैपडील के ब्रांड एम्बेसडर थे, उन पे जबरदस्ती उनके पीछे पढ़ के ट्रोलिंग कर करके सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर उनको कितने लोगों लगता है आमिर खान सही बोल रहे हैं? ये आप लोगों ने काम किया है। आप यहाँ पे आकर हमें वर्णन कर रहे हैं जुडिशरी की बात करें आमिर खान तो विषय उस विषय, अरे किशोर कुमार पे तो बहुत बात हो चुकी, पर फिर भी आप 43 साल बाद आकर उसी की बात हिंदू वैली से भगा दिए गए, आज आमिर खान की तब नजर नहीं आई जब मलियाना में खड़े करके मुस्लिम को गोली मार दी गई। कौन नहीं बात करेगा किस तरीके से वो अलग विषय हो चुका है, पिक्चरों पे बैन लगाते हैं और फिर ठीक है, पूरे कलाकार मीडिया जुडिशरी इस पर आकर बात इस वक्त की हुई है और बहस जारी है। दरअसल अघोषित इमरजेंसी से इनका कहना है कि एक दबाव है, आप चाहते हैं कि एक तरह की सोच देश में चले, एक धर्म का बोलबाला हो और हर कोई एक ही तरीके से हां में हां मिलाए तो वो आपके साथ है, नहीं तो सारे देशद्रोही पाकिस्तान जाओ। बहुत अच्छी बात कही। हम ये कहते हैं कि एक प्रकार की सोच रहे, 60-70 साल तक एक ही प्रकार की सोच चलती रही भारत के हर संस्थान में, चाहे यूनिवर्सिटी हो, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, एग्रीकल्चर रिसर्च, कल्चरल रिसर्च, सब जगह एक प्रकार के लोग बैठे, एक प्रकार का इतिहास पढ़ाया गया। और रही बात इसकी जो आप ये कह रहे हैं कि एक धर्म का बोलबाला, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर देश का प्रधानमंत्री कहेगा मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया और हम विरोध करेंगे तो हम सांप्रदायिक, और वो सही था। जब सिमी, जिसको सुप्रीम कोर्ट कहेगा बैंड ऑर्गेनाइजेशन, उसको कहा जाएगा इट इज ए कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, हम विरोध करेंगे तो हम सांप्रदायिक। वो बांग्लादेशी जो 2007 में आईएमडीटी एक्ट को क्वेश्चन करते समय सुप्रीम कोर्ट कहेगा ये बांग्लादेशी घुसपैठ की समस्या भारत पे आक्रमण के समय, और कहेंगे बांग्लादेशियों को नागरिकता दे दो, हम विरोध करें तो हम गलत, भाषा वाह, ऐसे चलेगा। और आप कहेंगे जाकिर नायक जिसको आप बैन करें, वो कहेंगे शांति का मसीहा, जाके आप कहेंगे 26/11 हाफिज सईद ने कराया, इनकी सरकार मानती, और दिग्विजय सिंह जाके कहते 26/11 आरएसएस ने कराया, हम विरोध किया तो हम सांप्रदायिक। ये जो एक तरफा, और ये भी एक बात और कह दूं, जानते हैं सारी प्रॉब्लम कहां शुरू हुई? जब 1976 में इमरजेंसी के दौरान वो सेकुलर वर्ड जोड़ा गया। जब ये देश आजाद हुआ, हमारे संविधान निर्माताओं ने ना सेकुलर वर्ड जोड़ा था ना हिंदू वर्ड जोड़ा था संविधान में, क्योंकि ये दोनों चीजें भारत की संस्कृति के अंग थे। मगर जब जोड़ा गया और फिर उसका घनघोर राजनीतिक दुरुपयोग किया गया, सारी समस्या। अल्पसंख्यकवाद का जवाब क्या बहुसंख्यक है? एक जवाब दीजिए जो हमने कहा हो कि ये बहुसंख्यकों का अधिकार। मैं जब आपसे ये सवाल पूछा, आप कहते हैं ये क्या करते थे? मेरा सवाल सुनिए। अरे मेरे सवाल में दम है या नहीं है? तो ताली बजाइए ना। अल्पसंख्यकवाद का जवाब क्या बहुसंख्यकवाद है? सुधांशु त्रिवेदी जी, यदि एक समाज का हिस्सा, उसके लिए यह कहा जाएगा कि तुम्हारे भगवान कहां पैदा हुए, यह कोर्ट तय करेगा, और दूसरे हिस्से के लिए यह कहा जाएगा कि अगर सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दे दिया कि एक
तलाकशुदा औरत को 120 रुपया मुआवजा मिलेगा तो वो निर्णय संसद में लाके पलट दिया जाएगा कि धार्मिक मामला है, रत्ती भर हस्तक्षेप नहीं होगा। अगर आपके हिसाब से ये सेकुलरिज्म है तो वो सेकुलरिज्म सरासर गलत है, भारत के हितों के अगेंस्ट है। जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट टू नन। मैंने सेक्युलर नहीं अल्पसंख्यकवाद शब्द इस्तेमाल किया था। प्रियंका चतुर्वेदी जी जवाब दीजिए। सबसे पहले उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए और उन्होंने कहा कि सिर्फ एक वर्ग का ध्यान दिया गया। तो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, देश के अगर एक ही वर्ग का ध्यान दिया गया तो देश की जो 80% जो बहुसंख्यक आबादी है उन्होंने बार बार इनको रिजेक्ट क्यों किया? इनको रिजेक्ट इसलिए किया क्योंकि इनकी जो राजनीति है वो ध्रुवीकरण वाली राजनीति है। अब मैं इनको बताती हूँ, अगर न्याय के सामने जब आप उनकी जाति और धर्म को लाएंगे तो जो आज 4 साल में देश की जनता के सामने दिख रहा है वो सामने आएगा। हर 9 मिनट में, ये एनसीआरबी डेटा बता रही हूँ, हर 9 मिनट में दलित के साथ उत्पीड़न होता है इनके कार्यकाल में। हर 6 मिनट में एक महिला के साथ अन्याय होता है इनके कार्यकाल में। कोई पूछेगा कि रोहित वेमुला की माँ, आज देश की कोई भी माँ ये बोल सकती है कि अपने मरे हुए बेटे पे वो पैसा कमाएगी? वो इन लोगों ने आरोप लगाए हैं। मैं अब आपसे पूछना चाहती हूँ, आज ये जाता है और उसके मरे हुए व्यक्ति के ऊपर लाश के ऊपर व्यापार किया, आखिरी विदाई दी जाती है। चलिए इसी के साथ इस बहस का हमें अंत करना पड़ेगा। लोकतंत्र बनाम तानाशाही, घोषित इमरजेंसी बनाम अघोषित इमरजेंसी। लेकिन दुष्यंत कुमार की एक कविता है कि न हो कमीज तो पैर से पेट ढक लूंगा, ये लोग मुनासिब है जमहूरियत के लिए। दरअसल 43 साल पहले इस देश की जनता ने समझा दिया था कि जनता के लिए जनता द्वारा लोकतंत्र है, नेताओं के लिए नेताओं द्वारा नहीं है। और जब जब मौका आएगा सबक जनता सिखा ही देती है। टक्कर में इतना ही, देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।